Welcome to my YouTube channel. Hi, this is Ashmita. So today we are going to discuss the programs related with if else. तो if else से related जो basic कुछ programs है जिसके थ्रू से हम लोग कुछ formulas भी जान पाएंगे कि जैसे maths में जिस तरीके का formula use होता है वैसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज है। अगर उस फॉर्मूलाज को हम लोग जान लेंगे तो प्रोग्राम्स काफ़ी ईजियर हो जाता है हम लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से। तो फर्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट वाला लाइन। तो यहाँ पे मैं बता दूं, सबको पता ही है या फिर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे java.util.start ये एक पैकेज है, ये यूटिल पैकेज बोलते हैं आप लोग इसको, java.util पैकेज। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसको पैकेज कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो इंपोर्ट है ये दरअसल एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स एक्चुअली कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है जावा कंपाइलर में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कंपाइलर के पास पहले से ही मौजूद होता है। तो इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है इंपोर्ट, इसके थ्रू से हम लोग जो पैकेज है हमारा यहाँ पे java.util पैकेज, इस पैकेज को हम लोग प्रोग्रामिंग में, हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग है यहाँ पे उसको इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली पैकेज को जावा प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास लिखेंगे, ये भी एक कीवर्ड है। क्लास के बाद क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बीच में स्पेस नहीं लिख सकते, कोई भी स्पेस नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। इसलिए इवन और ऑड, मतलब क्लास का नाम वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा रेलिवेंट लिखेंगे। जैसे ये इवन ऑड के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक नंबर इवन है या ऑड है उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इवन अंडरस्कोर ऑड लिखा है, क्योंकि दो वर्ड के बीच में हम लोग स्पेस को नहीं रख सकते। देन ब्रेसेस, ये सेकेंड ब्रैकेट को ब्रेसेस कहा जाता है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन उसके बाद स्कैनर। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे system.out.println एंटर अ नंबर। तो बेसिकली ये वाला जो लाइन है या फिर बोल सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है यही पहले डिस्प्ले होगा स्क्रीन में, और जैसे ये डिस्प्ले होगा यूजर के सामने, यूजर तुरंत तब कोई एक नंबर इनपुट करेगा। अब हम लोग का ये काम है कि वो नंबर को हम लोग को एक्सेप्ट करना है और स्टोर करना है कोई पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे नम बोल के एक वेरिएबल मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नम है ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के लेफ्ट साइड में उसका डेटा टाइप होता है जो मेंशन करना पॉजिटिवली ज़रूरी होता है। देन sc.nextInt। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ और कि यहाँ पे अगर हम लोग एक कोई लाइन स्पेस में छोड़ के लिख रही हूँ, मतलब एक लाइन का गैप है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद ये लाइन का गैप देना ही है। ये तो थोड़ा मैं ऐसे करके लिख रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम लिखते टाइम अगर हम लोग चाहे तो कोई लाइन का गैप नहीं भी दे सकते, थोड़ा सा गैप भी देंगे तो उससे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नम यहाँ पे बेसिकली हो गया वेरिएबल नेम एंड इंट हो गया डेटा टाइप। तो ये वाला पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए था ये। तो अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, जो मेरा डिस्प्ले बॉक्स है, डिस्प्ले बॉक्स में अगर मैं इसको एज्यूम करूँ ये मेरा डिस्प्ले बॉक्स है या फिर टर्मिनल विंडो है, तो यहाँ पे एंटर अ नंबर ऐसे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हम लोग जब कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। और यहाँ पे दिख रहा है ये नेक्स्ट इंट, ये एक मेथड है या फिर फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ये एक प्रीडिफाइंड मेथड और फंक्शन है, ये ऑलरेडी स्टोर है। किसके अंदर स्टोर है? स्कैनर क्लास के अंदर स्टोर है। इसलिए जब हम लोग इस तरीके का कोई भी फंक्शन यूज करेंगे तो स्कैनर क्लास को हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। और स्कैनर क्लास के रिस्पेक्ट में हम लोग को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है sc, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम लोग को यहाँ पे इसको कॉल करना रहता है sc.nextInt। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि sc ही लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग इसकी जगह पे दूसरा भी कुछ लिखेंगे, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग ob लिख दिया तो यहाँ पे भी हम लोग को ob ही लिखना पड़ेगा।
नो मैटर वॉट कि हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ही हम लोग को फर्दर यूज करके कॉल करना पड़ेगा फंक्शंस को। तो चलिए प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, नम जिसके अंदर मेरा वैल्यू स्टोर है, जो यूजर इनपुट करेगा वो वाला वैल्यू, मॉड, ये वाला जो साइन है ये परसेंटेज वाला, इसको जावा में मॉड कहा जाता है, मॉड 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जावा में सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना या फिर स्टोर करना, मतलब कोई भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू, मतलब ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 5 डाल दिया, अगर ए के अंदर मुझे 5 ये वाला वैल्यू को स्टोर करना है तो हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। और अगर मुझे चेक करना है तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू 5, मतलब क्या ए का वैल्यू 5 है या नहीं। तो डबल इक्वल टू एक्चुअली वो इक्वल टू काम करता है कि वो चेक करने के लिए। तो फिर अगर नम का वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर या मॉड्यूलस 0 आता है, मतलब यहाँ पे सिंपली आप देखिए कि नाम के अंदर कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए नम, नम एक वेरिएबल है, इसके अंदर रैंडम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 12 है, यूजर ने दिया 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, एनी रैंडम नंबर। तो इसको पहले क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंट रहता है लेफ्ट साइड में और डिवाइजर रहता है राइट साइड में। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोशिएंट आएगा 6 एंड माई रिमाइंडर विल बी 0। तो ये जो लेफ्ट साइड से मेरा वैल्यू आएगा 0, मतलब नम को अगर 2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो परसेंटेज साइन है ये मेरा मॉड्यूलर साइन है या फिर रिमाइंडर साइन है। तो इससे जो रिमाइंडर मेरा प्रोड्यूस होगा वो ये राइट साइड वाला इक्वल टू के बराबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा इस पॉइंट पे ये स्टेटमेंट। तो फिर ये इफ का जो ये इफ के बगल में जो ये वाला पार्ट है, ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, ये एक्टिव हो जाएगा या फिर ये ट्रू हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली इफ के बाद जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो वाला काम करने लग जाएगा। तो इफ के बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इट इज एन इवन नंबर, क्योंकि अगर इफ का सिंटैक्स अब देखेंगे, सिंटैक्स का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि सिंटैक्स का मतलब होता है जब हम लोग मैथमेटिकली कुछ चीज़ को सीखते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी चीज़ को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली इफ़ का सिंटैक्स ये है कि इफ़ के बगल में कंडीशन रहता है और यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के जस्ट नेक्स्ट लाइन में या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो या फिर जो नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक होता है यहाँ पे एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाला पार्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर द इफ। और एल्स लिखते हैं और एल्स के बाद फिर फॉल्स स्टेटमेंट काम करता है, मतलब अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो ये एल्स के बाद जो पोर्शन है ये वाला काम करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा चीज़ है जो मैं डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा ब्रेक कर करके समझा रही हूँ। तो ये वाला बेसिकल सिंटैक्स था। इसके बाद आएगा एल्स, और अगर ये वाला स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट नम मॉड 2 इक्वल टू 0, ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो गया, जैसे अगर 13 होगा नम का वैल्यू तो ऑब्वियसली 13 मॉड 2, मतलब 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आफ्टर दैट हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग को पता है कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर या तो 1 आता है या तो फिर 0 आता है, क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल होगा तो 0 आएगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे 1 आएगा एज अ मॉड्यूलस या फिर एज अ रिमाइंडर। तो मेरा ये इफ वाला कंडीशन तब सेटिस्फाइड नहीं होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाला है, 12 स्टोर होने वाला है, 13 मतलब कोई इवन नंबर या फिर कोई और नंबर, इसलिए तो वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर जब हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो कुछ भी रैंडम वैल्यू हो सकता है, यानी कि वैल्यू जो है जो हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर वो वेरी करता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेरिएबल। तो ये प्रोग्राम यहीं पे मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ब्लूजे में एक बार इसको दिखा देती हूँ कि कैसे ये परफॉर्म करेगा ब्लूजे में।
तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल मैंने वैसे ही लिख दिया है जैसे मैंने अभी दिखाया। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक बार दिखा दूँ कि अगर जैसे मैं बोल रही थी क्लास नेम के बीच में हम लोग गैप नहीं दे सकते, तो ऐसे गैप दे देंगे तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ एरर दिखा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, अंडरस्कोर से इसको जोड़ना है। अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। नम के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकता है, मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग। लाइक अगर 45 स्टोर करेंगे तो वो जब चेक करेगा, मतलब नम के अंदर जब 45 स्टोर होगा एज वैल्यू, उसके बाद नम को 2 से डिवाइड करना है, नम के अंदर वैल्यू को एक्चुअली 2 से डिवाइड करना है, और फिर फर्दर चेक करना है कि उसका जो रिमाइंडर या मॉड्यूलस है क्या वो 0 है या 0 नहीं है। तो इस केस में मतलब जब 45 है नम का वैल्यू तो 1 आ जाएगा एज रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली वो 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। और अगर इसके जगह पे हम लोग 44 या फिर कोई भी इवन नंबर को दे देंगे जो इजीली डिविजिबल है, लाइक 74, तो डिविजिबल है का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बचपन में सीखे थे कोई एक वैल्यू को डिविजिबल क्यों हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर हम लोग बोलेंगे 74 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 74 को 2 से डिवाइड करने के बाद आफ्टर दैट हम लोग का जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है, जो इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रोग्राम में मैंने इवन ऑड के बारे में ही बेसिकली मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो नेक्स्ट इंट फंक्शन है इसके बारे में बहुत जनों को नहीं पता होता है कि ये जो नेक्स्ट इंट फंक्शन है या फिर मेथड है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। किसके अंदर, स्कैनर क्लास के अंदर प्री डिफाइंड होता है। और इसका जो लिखने का तरीका है ये ऐसे ही लिखना पड़ता है, मतलब कैपिटल में होता है यहाँ पे बीच में आई, और इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और ये जो लाइन है जिस लाइन के थ्रू से हम लोग लिखते हैं स्कैनर इज सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला लाइन है जिसके थ्रू से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है एससी, तो हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे फर्दर उससे कॉल करना पड़ेगा। और स्कैनर क्लास क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज मैंडेटरी है कि java.util पैकेज वहां पे होना ही चाहिए, क्योंकि java.util पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, उनमें से एक क्लास का नेम है स्कैनर। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली स्टार का यूज किया है। स्टार यानी कि एस्ट्रिक्स, ये क्या होता है, ये एक्चुअली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। ये इस चीज को मेंशन करता है कि java.util पैकेज के अंदर जितने सारे भी क्लासेस है वो सारे क्लास को हम लोगों ने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो उनमें से एक है स्कैनर क्लास। तो इजीली स्कैनर क्लास को फर्दर हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अगर इस पैकेज को हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा या फिर इंपोर्ट नहीं किया तो स्कैनर क्लास को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इसको भी चलिए एक बार दिखा देती हूँ मैं। अगर ये लाइन को मैं हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ, देखिए कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास स्कैनर, मतलब स्कैनर क्लास को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो यूटिल पैकेज के अंदर होता है, java.util पैकेज के अंदर होता है। और अगर मैं इस चीज को रखूं, मतलब ये लाइन को रखूं और बीच में से ये लाइन को गायब कर दूं, तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिससे हम लोग को कॉल करना है यानी कि एससी को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि और इस ये जो नेक्स्ट इंट है ये स्कैनर क्लास के अंदर है और एससी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एससी का क्रिएशन हुआ नहीं है। आई हैव टू डेफिनेटली क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।